आदाब, मैं हूं यासिन मीर। आप देख रहे हैं क्योनेस टीवी। आदिल नज़ीर खान जी, आपका इस क्योनेस टीवी में स्वागत है। आपका बहुत शुक्रिया। आदिल जी, पहले मैं बात करूंगा दफ़ा 370 और 35 से। दफ़ा 370 और 35 से था क्या? देखिए यासीन साहब, जहां तक आर्टिकल 370 और 35A की बात है, ये क्या था? ये एक ऐसी प्रोटेक्शन थी, एक ऐसी गारंटी थी, एक ऐसी पहचान थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, जिससे जम्मू कश्मीर की ज़मीन पे, जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री पे, जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी पे, जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी पे, जम्मू कश्मीर के लोगों के नौजवानों पे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जॉबों पे, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल से चला, जब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। पहले ये बात हमें भी समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 1947 में ही नहीं मिला था। पहले 1947 में जब इंडिया और जम्मू कश्मीर का, न्यू दिल्ली और कश्मीर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते हैं, वो जब साइन होता है उसमें कहा जाता है कि खाली 4 चीजों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी। किसमें? जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसके बाद जब आगे हालात बढ़ते हैं तो एक बड़ी बहस छिड़ती है, एक कॉन्फ्रेंसेस की सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस होती है। उसके बाद इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलती है इन द नेम ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। और बदकिस्मती से एक जमात उसी टाइम हिंदुस्तान में जन्म लेती है, जिसको तब जनसंघ के नाम से जानते थे। आज उसी जमात को हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। तब उन्होंने 1954-1955 में कहा था कि हम इस धारा को, ये जो आर्टिकल 370, इसको नहीं चाहते हैं, हम एक दिन इसको जरूर खत्म करेंगे। ये हिस्ट्री आप देखिए कहां की है। उसके बाद उनको कभी मौका नहीं मिला, उनमें से उनकी सेंटर में कभी सरकार, मजबूत वाली सरकार नहीं बनी, तो लेकिन अपनी कोशिश में वो लगे रहे। और जब 2014 में उनको मिला मौका, बीजेपी ने अपने दम पे सरकार बनाई, तो उस टाइम पे उन्होंने परखा जम्मू कश्मीर में किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से आर्टिकल 370 को खत्म किया जाए, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनको किस तरह से बैकफुट पे लाया जाए। उन्होंने यहाँ पहले पीडीपी के साथ अपना अलायंस कोalition बनाई। उसके बाद 3 साल के बाद उन्होंने गवर्नमेंट को, असेंबली को डिसॉल्व करा दिया। उसके बाद गवर्नर रूल लगा दिया, फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया। फिर अल्टीमेटली 5 अगस्त 2019 को उन्होंने हमारी जो सुप्रीम प्रोटेक्शन थी आर्टिकल 370, जिसको मैं आन बान शान कहता था जम्मू कश्मीर की, उसको हमसे छीन लिया बिना हमसे पूछे, इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनडेमोक्रेटिकली हमसे छीन लिया। लेकिन वो कैसे पॉसिबल हुआ, उस चीज को हमें बहुत जरूरी समझना है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने भी आर्टिकल 370 को कम तो किया था, लेकिन ये बात कहना कि उसमें बचा ही क्या था, एक बहुत बड़ी बेवकूफ वाली बात है। और ये इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। अगर उसमें कुछ नहीं बचा था तो बीजेपी क्यों खत्म करती? अगर उसमें कुछ बचा नहीं था, इतना बड़ा बवाल तो नहीं होता। 1 साल तक कश्मीर को पॉलिटिकल ओपन एयर प्रिजन तो नहीं बनाते थे। इतने चीफ मिनिस्टर्स, इतने मिनिस्टर्स, इतने एमएलए को, इतने एक्टिविस्ट को जेल में तो नहीं डालते। इतने पीएसए, इतने यूएपीए, इतना जुल्म तो नहीं होता। अगर वहां कुछ नहीं बचा, इसका मतलब वहां बहुत कुछ बचा था। वो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के नौजवान की, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन थी। अब हाल यहां तक पहुंचा है, जो रियासत, जो एक कंट्री कहलाती थी, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई वजूद नहीं था, जम्मू कश्मीर का एक अपना वजूद था। उसके बाद आज बदकिस्मती से हालात यहां पहुंच चुके हैं। आज हमें यूटी बना दिया गया है, हमें आज किसी लायक नहीं छोड़ा गया। इसका जिम्मेदार मरकजी सरकार तो है ही, उनको हम सब जिम्मेदार हमेशा ठहराते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर इसका कोई जिम्मेदार है, वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है, जम्मू कश्मीर के वो सियासतदान है जिन्होंने 70 साल से इस अवाम का वोट लिया है, 70 साल से इस अवाम को धोखा दिया है, इस अवाम को लूटने के बगैर उन्होंने कोई काम नहीं किया। बीजेपी का तो ये साफ कहना है कि ये दफ़ा 370 और 35 ये जो था, ये यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं के लिए था, और ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 5 अगस्त 2019 को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में कहा गया कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की के मामले में पीछे है, इट्स बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। लेकिन ये बिल्कुल बहुत बड़ा सफेद झूठ है। मैंने उस टाइम भी कहा था, अगर आप कंपेयर करके उस टाइम देखेंगे, 5 अगस्त 2019 की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया की जो है, या यूनियन टेरिटरी, उनसे बहुत बेहतर पोजीशन में था। 11वें नंबर में था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 11वें नंबर पे था। और इवन आप इतना इमेजिन, आप इस चीज को समझिए, जिस मॉडल पे एक चीफ मिनिस्टर आता है और पूरा कैंपेन चलाता है, मैं देखिए मैंने गुजरात में कितना विकास किया, मैंने कितना डेवलपमेंट किया,
और उस बुनियाद पे वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, उस गुजरात से भी बेहतर जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को होता है। लेकिन अब आज देखिए इन 2 सालों में कौन सी विकास की नदियां इनने बहाई, इन्होंने कौन सा जॉब दिया। अगर कोई नौकरी में था उससे वो नौकरी छीन ली, अगर कोई बिजनेस करता था उससे वो बिजनेस छीन लिया, अगर किसी के पास जमीन थी वो उससे जमीन छीन ली। यही इनका मंशूर था। क्या यही डेवलपमेंट ये करना चाहते थे? ये बात फैलाना कि डेवलपमेंट में बिल्कुल पीछे था, कहीं पीछे नहीं था, बहुत स्टेट से बेहतर था। 11वीं पोजीशन में पूरे हिंदुस्तान में होना कोई छोटी बात नहीं। हाँ, अगर मैं कहूंगा, मैं मानता हूं करप्शन था, अगर वो करप्शन नहीं होता तो उसके लिए आपको पॉलिटिकली चेंज लानी थी। पॉलिटिकली मींस कि आपको यहां नए लड़कों को, आपको यहां नई पॉलिटिकल पार्टीज बनानी थी, मौका और लोगों को देना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, या बीजेपी को खुद इलेक्शन लड़ना चाहिए था, अकेले दम पे सरकार बनानी चाहिए थी, उसके लिए मेहनत करें तब जाके डेवलपमेंट करते। लेकिन हमसे जो हमारी प्रोटेक्शन थी, जो हमारी जॉब की भी प्रोटेक्शन थी, हमारे जमीन की भी प्रोटेक्शन थी, ओवरऑल मैं कहूंगा सब चीज की जो प्रोटेक्शन थी उसको खत्म नहीं करना चाहिए था। मैं तो अब कह रहा हूं ना, ये कह रहे हैं कि इस वक्त डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं था इसलिए हमने हटाया। लेकिन मैंने आपको अभी कहा 1950s में इन्होंने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस बात को याद कीजिए, जनसंघ की उस बात को याद कीजिए, जब आर्टिकल 370 को लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, तभी इन्होंने कहा था हम इसको नहीं चाहेंगे, एक ना एक दिन उसको हम खत्म करेंगे। 70 साल ने इंतजार किया, 70 साल ने मेहनत की और इसको खत्म किया। इसमें एक ही इनका मकसद है, बस अपनी जो इनकी आइडियोलॉजी है उसको बरकरार रखना, हिंदुस्तान में उस चीज से दबदबा बनाना। देखिए हम किस तरह से क्रूरता के साथ मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हैं। जिस वक्त 370 और 35 ये यहाँ से चला गया, उससे पहले पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। पीडीपी का ये कहना था कि हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमें फुल मैंडेट वहाँ से नहीं मिला। यहाँ जम्मू के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया और कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को। अगर वो हुकूमत वहाँ उस वक्त ना बनती, दिल्ली की सरकार है वो यहाँ 370 और 35 को यहाँ से हटा सकती थी। देखिए अगर यहाँ अपनी असेंबली जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट असेंबली होती तो ये ख्वाब में भी पॉसिबल नहीं था। असेंबली नहीं थी उस वजह से पॉसिबल, क्योंकि देखिए जब इन्होंने खुद अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जो एक बड़ी चीज जो चाहिए थी जम्मू कश्मीर की असेंबली से, जिसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, या जो हम इनको परमिशन चाहिए थी जम्मू कश्मीर की असेंबली की, सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो वो परमिशन के लिए यहाँ असेंबली नहीं थी। उसको इन्होंने नाम दिया किसका? गवर्नर का। और गवर्नर उस टाइम नहीं था, यहाँ था प्रेसिडेंट रूल, तो उसको फिर कन्वर्ट किया कहा इन्होंने प्रेसिडेंट। देखिए इस चैनल को कैसे लानी थी असेंबली से, असेंबली नहीं है तो गवर्नर है, लाया गवर्नर के पास। गवर्नर साहब यहाँ इस वक्त गवर्नर रूल नहीं है, प्रेसिडेंट रूल है, यहाँ से भेजा किधर? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट ने बोला मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, या गवर्नर ने बोला मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के मुस्तकबिल का आपको लिख के देता हूं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। असेंबली होती तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता। इससे पहले क्या बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी? वाजपेयी के टाइम पे नहीं बनी थी क्या? उस टाइम नहीं, या पीडीपी और बीजेपी जब सरकार यहां थी उसी की बात है, जब महबूबा जी और इनकी सरकार थी, तब असेंबली में इन्होंने कोई रेजोल्यूशन लाया नहीं लाया, क्योंकि उनको पता था असेंबली में कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और न ही कभी असेंबली में पास होगा। इसीलिए इनका मंशूर ही था इसको डिसॉल्व करो, ये असेंबली को डिसॉल्व करना एक बहुत बड़ा प्लान था। बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन इसको 70 साल से नहीं समझ पाए कि बीजेपी का मंशूर, आरएसएस का मंशूर क्या है। देखिए इन्होंने अपनी किताबों में जो बीजेपी आरएसएस की किताबें लिखने वाले हैं, चाहे वो एमएस गोलवालकर हो, हेजवारकर हो, सावरकर हो, जितने भी इनके लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी किताबों में साफ साफ अपनी मंशा जाहिर की है, आर्टिकल 370 के प्रति भी, मुसलमानों के प्रति भी, जम्मू कश्मीर के प्रति भी। तो ये बदकिस्मती हमारे लीडर्स पढ़े नहीं थे, इन्होंने इन किताबों को की तरफ कभी देखा नहीं था। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते तो थे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको पढ़ा भी कभी नहीं था, क्योंकि तभी इनको इसकी पूरी समझ नहीं थी। उस वजह से खत्म हो गया, अदरवाइज खत्म नहीं होता। अच्छा आदिल जी, मेरा एक सवाल है जो हर किसी जम्मू कश्मीर के हर आवाम के दिल में है, हर कोई यही सोच रहा है, इस वक्त ये जो केस है ये इस वक्त 370 और 35 का सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में है, और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी ये बोल रहे हैं कि हमारा साथ दो तो हम 370 और 35 को जम्मू कश्मीर में वापस लाएंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जो 370 और 35 का केस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कहाँ तक पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब उनका कोर्ट के दखल से 370 या 35 से जम्मू कश्मीर में वापस आ सकता है? देखिए जहां तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात है, अगर हम लॉ को देखेंगे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, अगर हम डेमोक्रेटिक सेटअप को देखेंगे, अगर हम जो प्रोसेस देखेंगे जो बीजेपी ने फॉलो किया इसको खत्म करने में, वो बिल्कुल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक है। और मेरा जहां तक मानता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, लॉ को देख के, तो वो इसको कभी लीगलाइज नहीं करेगा, वो इसको कभी नहीं मानेगा जो बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को किया।
लेकिन अब यहां की पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि हम इसको वापस लाएंगे। किस तरह से वापस लाएंगे? आप मुझे वोट दो, वापस लाएंगे। ये एक बड़ा झूठ है। मैं मानता हूं उनको साथ देना चाहिए लोगों को। किस मामले में? कि हम एक है, हमें आर्टिकल 370 जो हमारी सुप्रीम प्रोटेक्शन थी, हमें ये वापस चाहिए किसी भी हाल में। हमें अपना दर्जा वापस चाहिए, हमें अपने हुकूक वापस चाहिए। मैं मानता हूं लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये झूठ मत बुलवाइए लोगों से कि हम वोट दीजिए तो हम वापस लाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट से ये वापस नहीं आने वाला, ना कोई लाएगा। अगर कांग्रेस की हुकूमत भी कल को आएगी वो भी नहीं लाएगी, क्योंकि किसी को वो जम्मू कश्मीर के लिए अपनी पूरी हिंदुस्तान की सियासत कुर्बान कोई नहीं करेगा। इसको वापस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकता है। वो कैसे करेगा? आपको पॉलिटिकली भी प्रेशर बना। आप देखिए यहां 5 स्टार रूम में बैठ के चिल्लाएंगे आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, वो नहीं आने वाला वापस। मैं आपको कह रहा हूं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी, खासकर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी, शुरुआत में नेशनल कॉन्फ्रेंस से करता हूं, पीडीपी पे आता हूं, पीसी पे आता हूं और अपनी पार्टी पे आता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, महबूब मुफ्ती जी से, सजाद लोन साहब से, अल्ताफ बुखारी साहब से मैं गुजारिश करता हूं, अपना ईगो साइड में छोड़िए, एक साथ आ जाइए और एक नारा लगाइए, जम्मू कश्मीर हमारा है और यहां जम्मू कश्मीर पे किसी का हक नहीं है। आप जाइए जंतर मंतर पे धरने पे बैठ जाइए 1-2 महीने, देखिए आर्टिकल 370 वापस आता है कि नहीं आता है। आप सुप्रीम कोर्ट में लड़िए जिस तरह से लड़ना। आप किस तरह से लड़ रहे हैं? यहां बेवकूफी तरह एक दूसरे के साथ उधर श्रीनगर में लड़ रहे हैं, उससे आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला। आप धरना दीजिए, आप एक दूसरे के खिलाफ जब बोलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक मंडे को जाता है मिलने इनसे, एक जाता है ट्यूसडे को। अगर आप इस तरह का काम चलाएंगे तो आर्टिकल 370 ना कभी वापस आएगा, ना आपके जम्मू कश्मीर को कोई बचा सकता है, ना हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल कोई बचा सकता है, ना हमारी जॉब रहेगी, ना हमारी जमीन रहेगी। क्या इन हालात में जो हमारे रियासत की पार्टीज है, क्या उनको चाहिए कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा लें? देखिए, मैंने अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, मैं इस वक्त भी कह रहा हूं ना, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आना चाहिए। पहले इनको क्लास लेनी चाहिए कि आर्टिकल 370 है क्या, इसको कैसे अब वापस लाया जा सकता है, इसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं जम्मू कश्मीर, मैं इवन इंडिया छोड़ दूंगा अगर मुझे कोई भी कश्मीर का पॉलिटिशियन ये बता देगा हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद कितने हमारे लॉ खत्म किए और कितनों को अमेंड किया और कितने सेंट्रल लॉज हमारे यहां इंप्लीमेंट किए। मैं दावे के साथ कहता हूं मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। इनको इसकी बिल्कुल कोई समझ नहीं है, कोई इनको कुछ नहीं पता क्या क्या हमारे साथ किया जाता है, क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। इनको पहले ये समझना चाहिए, आर्टिकल 370 की भाषा को इनको समझना चाहिए, ये कैसे वापस आएगा, उसके बाद ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब रही इलेक्शन की बात, ये बाइकॉट की वजह से अगर हम आज इस हाल में भी हैं तो उसमें एक बाइकॉट भी एक रीजन है। मैं खुद बाइकॉट को बिलोंग करता था, लेकिन मैंने एक वोट जिंदगी में डाला, वो खुद को डाला जब मैंने डीडीसी कॉन्टेस्ट किया है। एक ही वोट डाला मैंने जिंदगी में, अदरवाइज मैंने भी वोट, मैं भी बाइकॉट करता था। लेकिन बाइकॉट भी एक रीजन है कि हम आज इस हाल में, क्योंकि बाइकॉट की वजह से यही लोग सामने आते थे। कौन? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीसी, अपनी बड़ी यही लीडर आते थे और इन्होंने तो हमेशा भेजा, हमें हमारे खून का सौदा किया, हमारे जमीन का सौदा किया, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा किया। मैं चाहता हूं कि यह भी इस वक्त बाइकॉट ना हो। अगर इलेक्शन ड्यूटी में भी होता है, इलेक्शन आपको कंटेस्ट करना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए आपको जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको जिस तरह से लड़ना चाहिए, आपको जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, आपको जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दिखानी चाहिए, वो ये नहीं दिखा रहे हैं। वो मैं चाहता हूं, वो मैं इनमें देखना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, आप कहते हैं ना, सबको लगता होगा शायद ये इलेक्शन के लिए स्टंट कर रहा है। मैं वादा करता हूं इन पॉलिटिकल पार्टीज को, एक जगह पे आओ, मैं किसी एक्टिविस्ट को कश्मीर से इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा, आपके बदले में पैर पकड़ूंगा। लेकिन आपकी मंशा खराब है, आपके जहन में खोट है, आपकी नीयत में खोट है। आप नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की जमीन बचाए, जम्मू कश्मीर के नौजवान का मुस्तकबिल बचाए। आपको बस अपनी कुर्सी की पड़ी है, अपने पावर की पड़ी है, अपने बच्चों की पड़ी है, उसके अलावा आपको किसी की फिक्र नहीं। भरोसा करें यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग इसके? देखिए, जहां तक ये है कि ये हमेशा झूठ सामने लेके आते हैं तो फिर उसी से लोगों को बहकाते हैं तो वोट लेते हैं। इस वक्त ये आर्टिकल 370 और 35A का जोर लेके आएंगे, स्टेट हुड का जोर लेके आएंगे। बीजेपी ने वो कर दिया, ये कर दिया, बाकी तो सभी बीजेपी के दोस्त ही हैं। मेरा जम्मू कश्मीर की आवाम से ये मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इनको भूले, इनकी रैलीज में खड़ा हो जाए, इनको बोले आपको यहाँ के नौजवान कह रहे हैं आप एक साथ आ जाओ। अगर आप आज एक साथ नहीं आएंगे जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, यहाँ के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, यहाँ के नौजवान के रोजगार को बचाने के लिए, यहाँ की जमीन को बचाने के लिए, यहाँ की माँ बेटी की इज्जत बचाने के लिए, तो फिर अब कब आएंगे? अगर आप नहीं आएंगे तो जम्मू कश्मीर के आवाम से मेरी दिल से गुजारिश है कि वो इनको साइडलाइन करके नौजवानों को आगे करे। इन्होंने 70 साल से लूटना, देखो ना जम्मू कश्मीर का नौजवान किस तरह से हिंदुस्तान से, सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह से वो लड़ता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के नौजवान की लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों से नहीं है, हिंदुस्तान के मुल्क से नहीं है, उनकी लड़ाई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो वहां जुल्म कराती है, जो वहां चेंज लाती है। तो वो लड़ाई वो करेगी जिसके अंदर दम हो, जो बात रख सकता हो। इनकी तरह
कायर नहीं जो 5 स्टार रूम्स में बैठ के ऐसे रोएगा, शाम को फोन आता है तो भाई साहब आप माफ कर दो वरना कल ईडी या इनकम टैक्स पहुंच जाता है, सीबीआई पहुंच जाता है। ये फिर बोलते हैं भाई साहब माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं बोलूंगा। एक ही रास्ता है जम्मू कश्मीर के आवाम के पास, ये 2 चीजें आप करो, इनको बोलो एक स्टेज पे आओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीसी और अपनी पार्टी, चारों पार्टी है। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी वो तो फिलहाल बेचारा जेल में है, ये 4 पार्टियां एक जगह आ जाएं, नौजवान को भी साथ लेके चले, इलेक्शन आप ही लड़ो, हमें इलेक्शन का कोई गम नहीं है, हमें गम है तो कश्मीर का गम है, हमारे कश्मीर को हमसे छीना जा रहा है, हमारी कश्मीर की जमीन को हमसे छीना जा रहा है, हमारे नौजवान का मुस्तकबिल हमसे छीना, हमें उसका गम है। हमें वो दर्द दिखता है माँ का, जब हमारी माँ शाम को जब खाना खाना होता है अपने बच्चे को, जो बच्चा इस वक्त उसका कब्र में है, लाखों नौजवान जो हमारे कब्र में है, उसको याद करती है। जब वो माँ हमारी अपने बच्चे को याद कर, जो इस वक्त आगरा में, यूपी में, कहीं भी देश के किसी भी जेल में इस वक्त बंद है, जब वो माँ अपने बच्चों को याद करती है, हमें वो दर्द दिखता है। हम उस दर्द को खत्म करना चाहते हैं, हमें इलेक्शन से मतलब नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं, आप आइए, खुद उठिए, नौजवानों को खड़ा कीजिए, खुद खड़े हो जाइए, ईमानदार लोगों को खड़ा कीजिए। देखेंगे हम किस तरह से नहीं लड़ेंगे, हम क्योंकि हम आर्टिकल का तो नहीं कहेंगे, हम देखेंगे इंशाल्लाह जो वकार हमसे हम छीना गया ना 70 साल से, उसको हम किस तरह से वापस लेके आएंगे। आदिल नज़ीर साहब, आपका शुक्रिया क्योवेनेस में बात करने के लिए। ये थे आदिल नज़ीर खान साहब, यासिन मीर, क्योवेनेस, जम्मू।